हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन एक काफी लंबे अंतराल के बाद है वो इस सीरीज के तहत वापस जुड़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व में राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के पीवाईक्यूज को सीरीज की जो अपन स्टार्ट की थी उसको 4 पूर्व वीडियो के माध्यम से अपन ने जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के हैं वो पीवाईक्यूज करे थे। उसके बाद में काफी समय का अंतराल आया। उसके बाद में अपन जुलाई 2025 से जून 2026 तक के राजस्थान हिस्ट्री कल्चर से संबंधित जो आरपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र आयोजित किए हैं उससे संबंधित जो भी पीवाईक्यूज है उनसे संबंधित अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें अपन, आज अपन थोड़ा अलग प्रकार से वीडियो बनाए, जो कि जो लिखना था माध्यम वीडियो के माध्यम से वो अपन लिख के लाए ताकि आप है वो मतलब अपना टाइम कम से कम खराब हो और अपन ज्यादा से ज्यादा हेल्थी डिस्कस कर पाए। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथों में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया है अंगुत्तर निकाय, दूसरा नंबर दिया है महाभारत, तीसरा नंबर दिया है मनु संहिता और सही कोड का चयन कीजिए। तो इसमें केवल ए और बी और केवल बी, ए बी सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए बी सी, यानी अंगुत्तर निकाय में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख है, महाभारत में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख है और मनु संहिता में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख है। मत्स्य जनपद के बारे में बातचीत करें तो मत्स्य जनपद है वो कहां पे था? तो सबसे पहले ये जयपुर मत्स्य जनपद है वो कहां था? तो जयपुर, अलवर और भरतपुर तीनों क्षेत्रों में मतलब इनका शासनकाल था। उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है और गोपथ ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण में भी इसका मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद के पूर्व के पीवाईक्यूज के अनुसार यहाँ के जो महाभारत कालीन समय था, इस समय यहाँ विराट राजा था और पांडव ने अपना अज्ञातवास था जो कि यहाँ मत्स्य जनपद के आसपास बिताया था। और यहाँ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी है वो जो विराट राजा था उसकी पुत्री थी उत्तरा, उससे शादी हुई थी। और किंचक महल से संबंधित है वो कहाँ है? यहाँ पे मतलब है वो मत्स्य जनपद से संबंधित है। यहाँ विराटनगर में ही स्थित है किंचक महल, जो कि महाभारत जिन्होंने देखी है वो रिलेट कर रहे होंगे इस फैक्ट को। ये भी पीवाईक्यूज है वो आरपीसी ने पूर्व में पूछा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो किंचक महल कहाँ पे है? तो वो भी क्या है? विराटनगर में स्थित है। और पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ बचाया था। अभिमन्यु की शादी है उत्तरा से हुई थी और इनका उल्लेख ऋग्वेद, सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण में है। और महाभारत, मनु संहिता और अंगुत्तर निकाय में भी मतलब है वो इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा। निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न है, वापस पूछा जा सकता है। कुछ है वो मतलब ये जो नए फैक्ट है वो आपके नोट्सों में ऐड होना नहीं है, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नागौर के उत्तराधिकारी प्रश्न में महाराणा कुंभा ने किसका पक्ष लिया था? नागौर के उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, उसमें महाराणा कुंभा ने किसका उत्तर? फिरोज खान का, शम्स खान का, मुजाहिद खान का, कुतुबुद्दीन का। तो उसमें नागौर में शम्स खान और मुजाहिद खान दो भाई थे, उनके बीच में विवाद था। राणा सांगा ने है वो शम्स खान का सहायता की थी और मुजाहिद खान के विरुद्ध। और उसके बाद में शम्स खान ने वापस राणा सांगा के विपरीत हो गया था और वो गुजरात भाग गया था। फिर मुजाहिद खान राजा बन गया था। लेकिन इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? शम्स खान की मतलब राणा सांगा ने इसकी सहायता की थी। राणा कुंभा ने किसकी सहायता की थी? शम्स खान की सहायता की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। धर्मत के युद्ध में घायल महाराजा जसवंत सिंह को बाहर कौन ले गया? धर्मत का युद्ध अपन जानते हैं कि जो कि मतलब मुगल शासक थे औरंगजेब और उसके भाइयों दारा सिकोह और उसके बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें दारा और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें दारा की जीत हुई थी, औरंगजेब हारा था। उस धर्मत के युद्ध में है वो अपने महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के थे, वो दारा की तरफ से है वो लड़ रहे थे, जिसमें मतलब उनको है वो घायल जसवंत सिंह जी घायल हो गए थे। उनको बाहर कौन ले आए थे? मुकुंद सिंह हाड़ा वो राज सिंह राठौर, दयाल सिंह झाला वो सुजान सिंह सिसोदिया, आस्करण वो महेश दास सेठ, कासिम खां और जय सिंह। तो इसमें अपने मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आस्करण और महेश दास। खजुआ के युद्ध में भी है वो जसवंत सिंह ने साथ दिया था और इनडायरेक्टली रूप में इन्होंने है वो औरंगजेब के विपरीत ही मतलब है वो सहायता मतलब इसका जो दारा वगैरह का इनका सहयोग के सूजा वगैरह, इनके भाई थे, 5 भाइयों के बीच में आपस में संघर्ष चल रहा था, उसमें औरंगजेब के विपरीत इन्होंने सहयोग किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आस्करण व महेश दास तो हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसको निश्चित रूप से याद किया जाए, पहली बार आया है, पहले ऐसे प्रश्न नहीं आते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति में निम्न में से कौन नहीं था? रॉबर्ट हॉलैंड, नारायण पटेल, प्रभाष चंद्र, बिहारी लाल।
सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन शांत करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय एक समिति गठित की गई, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो इसमें से कौन, तीन मेंबर थे, चौथा मेंबर नहीं था। सबसे पहले अपन को बताना है कि भाई बिजोलिया किसान आंदोलन है जो कि 1897 से 1941 के बीच में चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था, 1 2 3 चरणों में। सबसे पहले है वो ब्रिटिश सरकार, वो जो कि राजा थे, उन्होंने बिंदुलाल भट्टाचार्य 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया था, जिसके अंदर अफजल खां और अमर सिंह सदस्य थे। ये भी पीवाई क्यूज है वो पूर्व में पूछा गया है। उसके बाद में 1920 में राज सिंह बुंदेला आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था? राज सिंह बुंदेला आयोग बना था, जिसमें तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय सदस्य थे, जो कि 1920 में बना। इसको प्रश्न को है भी याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद में 1922 में है एजीजी हॉलैंड, पीए उसका एजीजी हॉलैंड का पीए विल्किंस। उसके बाद में एजीजी का सचिव आगलवी और प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल शायर था। बिहारी लाल कौन था? शायर वो हाकिम था। प्रभाष चंद्र चटर्जी वो क्या थे? दीवान थे। और उसके बाद में 1941 में वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता ने ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समझौता करवाया था। तो 1941 से संबंधित वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता थे, और जो 1922 का एजीजी हॉलैंड, उसका पीए विल्किंस और एजीजी का सचिव आगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। और उसके पहले राज सिंह बुंदेला और तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय थे। उससे पहले 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग थे, उसके 2 सदस्य अफजल सिंह और अमर सिंह सदस्य थे। तो इस प्रकार इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई जो ये ब्रिटिश सरकार उच्च स्तरीय कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे। नारायण पटेल इसके सदस्य नहीं थे, ये अपन देखा है। प्रभाष चंद्र भी थे, बिहारी लाल भी थे, रॉबर्ट हॉलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नारायण पटेल नहीं था। तो नीचे दिए गए जो कि फैक्ट जो मैं लिख के लाया हूं, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। वापस है वो इनसे प्रश्न है वो पूछा जा सकता है आरपीसी के द्वारा। जैसे ये इसमें बिहारी लाल का है, प्रभाष चंद्र चटर्जी है, एजीजी का आगलवी जो सचिव था, पीए विल्किंस है, हॉलैंड है, यहाँ से प्रश्न पूछा है। दोबारा हो सकता है कि ऊपर या नीचे वाले प्रश्न तथ्यों से प्रश्न उठाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न पूछा है कि भाई दूसरे गोलमेज सम्मेलन समापन से पूर्व महाराजा गंगा सिंह भारत क्यों लौट आए थे? महाराजा गंगा सिंह व्यक्तिगत रूप से तीनों गोलमेज सम्मेलन 1931, 1932, 1933 तीनों सम्मेलनों में सम्मिलित हुए थे। और जो कि 1932 का सम्मेलन था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें है वो महाराजा गंगा सिंह जी से, तो वो अपन सम्मेलन पूरा होने से पहले ये वापस लौट चुके थे। इसका कारण था बीकानेर दिग्दर्शन नामक का पर्चा है वो चंद्रमाल बहड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ, खूब नारायण सर्राफ, ये 4 लोगों थे। इन्होंने जो कि मतलब जो अत्याचार हो रहा था राजा के द्वारा बीकानेर रियासत के अंदर, उनके ऊपर अपने प्रकाशित किया, पर्चा लोगों में बांटाया गया। उसके विरुद्ध है वो गंगा सिंह जी को पता लग गया था कि भाई इस प्रकार है वो असंतोष उभर रहा है, तो उस वजह से है वो वापस आए और उनको दंडित किया गया। और तो इस प्रकार इसकी वापस क्या हो जाएगा? पहला इन्होंने दिया है ऑप्शन क्या, उन्होंने अपने बीकानेर के विरुद्ध विद्रोह की सूचना मिली थी, वो पारिवारिक कारणों से लौट आए थे। बीकानेर की जनता में अव्याप्त असंतोष था, या समाचार पत्रों में बीकानेर के शासन अत्याचारों से प्रकाशित होने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3। बीकानेर में जनता में अव्याप्त असंतोष में पैम्पलेट द्वारा पर्दाफाश, जिसका नाम क्या था? बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा नाम था, जिसमें 4 सदस्य थे, चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ, खूब राम सर्राफ। और बीकानेर रियासत से एक अन्य फैक्ट है वो भी आप याद रख सकते हो, 1 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया, वापस है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मत्स्य संघ का उद्घाटन कार्यक्रम किसने किया था? विरोध किया था। मत्स्य संघ अपन जानते हैं कि सबसे पहला जो राजस्थान की रियासत को संबंधित प्रथम जो कि 7 चरणों में जो एकीकरण हुआ था, उसका प्रथम चरण है वो मत्स्य संघ था, जिसका एबीसीडी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना है वो उसको सम्मिलित करके मत्स्य संघ बनाया गया था। जिसका विरोध किसके द्वारा किया गया? जुगल किशोर और भोलेनाथ, गोपीलाल यादव और मंगल सिंह, मान सिंह व देशराज, गिरिराज शरण सिंह और चिरंजीवी लाल। तो दोस्तों ऐसी बात है, सबसे पहले मतलब बात करें तो उद्घाटन सबसे पहला हुआ था एनवी गडकरी के द्वारा किया गया था। मत्स्य संघ का नामकरण है वो केएम मुंशी के द्वारा दिया गया था। प्रथम चरण जो मत्स्य संघ था, इसका प्रधानमंत्री है शोभाराम जी कुमावत को बनाया गया, और प्रधानमंत्री जुगल किशोर व जवाहरलाल बनाया गया जनता के द्वारा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके यदि किसी के बंदे के नहीं लिखा हुआ नोट्स वगैरह में तो एड ऑन कर सकते हैं। जनता के द्वारा प्रथम उप प्रधानमंत्री किसे चुना गया? जवाहरलाल, जनता के द्वारा। जुगल किशोर उप प्रधानमंत्री ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश सरकार मान ले या प्रजामंडल के द्वारा चुना गया था। 18 मार्च 1948 को इन रियासतों का हुआ था, 4 रियासतें थी और 1 ठिकाना था। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया, उपराज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर रियासत से संबंधित थे, उपराजपुर गणेश पाल जी को बनाया गया जो करौली रियासत से संबंधित थे। भरतपुर के राजा मान सिंह
पहले ही है वो रियासत छोड़ के, मतलब अंग्रेजों के पक्ष में छोड़ के वो यहाँ से निकल गए थे। तो मान सिंह जी के भाई थे, मान सिंह के भाई ने, उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने जाट झंडे खतरे का नारा दिया था। तो विरोध किसने किया था? मान सिंह जी के भाई थे, उन्होंने विरोध किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले मत्स्य संघ का इसका विरोध की बात करें तो इसमें मान सिंह और देशराज, कौन हो जाएगा? मान सिंह और देशराज है, इन लोगों ने है वो, इसका मतलब है वो मत्स्य संघ उद्घाटन, उसका किसने विरोध किया? तो ध्यान रखें, ये अच्छा फैक्ट है, पहली बार पूछा है। मान सिंह और देशराज ने मत्स्य संघ के उद्घाटन का विरोध किया था। मान सिंह और देशराज ये कौन थे? भरतपुर महाराजा के भाई थे। ये हैं वो जाट झंडे को खतरा बता रहे थे। और एक ये फैक्ट आप याद रखें, जनता के द्वारा प्रथम चरण में उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जवाहरलाल। आजकल ऐसे तथ्य पूछे जा रहे हैं जो कि मतलब अपन पहले पढ़ते नहीं है, या मतलब ऐसे आउटडेटेड फैक्ट है। आरपीएससी के द्वारा वर्तमान में ऐसे तथ्यों के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा है, तो आप निश्चित रूप से ऐसे फैक्टों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं। सब अगला प्रश्न है 125 नंबर, निम्नलिखित में किसने हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की? हरिनारायण शर्मा ने, पंडित नेहरूलाल शर्मा, ठाकुर देशराज ने, त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध करौली प्रजामंडल से है, ये ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध त्रिलोक करौली प्रजामंडल से ज्यादा बार पीवाई पूछा जाने वाला है। ठाकुर देशराज का संबंध कहां से है? ठाकुर देशराज भरतपुर रियासत से संबंधित थे, जो कि शेखावटी किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे। जाट किसान, जो जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था, उसमें भी सक्रिय रूप से इन्होंने भागीदारी निभाई थी। उसके बाद में नैनूराम शर्मा जी, जो कि हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैनूराम शर्मा, जो कि 1934 में हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई। फर्स्ट अधिवेशन में हाजी फैज खां और मोहब्बत खां की अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन हुआ था। और हरिनारायण शर्मा है वो अलवर प्रजामंडल से संबंधित थे, इन्होंने अस्पृश्यता संघ की स्थापना की थी। तो हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल से संबंधित थे, ठाकुर देशराज भरतपुर रियासत से संबंधित थे, शेखावटी किसान आंदोलन में सक्रिय थे, त्रिलोक चंद्र माथुर करौली प्रजामंडल से संबंधित थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 128 नंबर, अलवर के पास राजगढ़ किले के शीश महल में भित्ति चित्रण किस चित्रकार ने किया? चित्रकार के संबंधित में वर्तमान में अलवर प्रजामंडल या अलवर के जो चित्रकारी जो संबंधित प्रश्न है, वहां से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इससे संबंधित जितने भी, वैसे इसमें ऑप्शन है डालू राम ने, शिव कुमार ने, बलदेव ने, जमुना दास ने। सबसे पहले अलवर से चित्रकला संबंधित जितने भी चित्रकार है उनसे संबंधित अपने जितने भी तथ्य है उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रताप सिंह राजा अलवर का था, उस समय चित्रकाल की शुरुआत हुई। उस समय डालू राम थे, जो कि जयपुर से थे, उन्होंने भित्ति चित्रण में दक्ष थे, उन्होंने भित्ति चित्रण दक्ष किया था, मतलब दक्ष थे। तो अलवर में राजगढ़ चले शीश महल भित्ति चित्रण में कौन दक्ष थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डालू राम। ध्यान रखें ये किसके समय थे? तो राजा प्रताप सिंह के समय थे, जयपुर से थे, भित्ति चित्रण में दक्ष थे। तो सबसे इसका आंसर तो पहले का ये हो जाएगा। उसके बाद में अलवर के राजा बख्तावर सिंह थे, बख्तावर सिंह राजगढ़ के शीश महल में भित्ति चित्रण किया था। तो राजगढ़ व शीश महल के भित्ति चित्रणों का बख्तावर सिंह के हुआ था, उस समय ये भित्ति चित्रण किए थे बलदेव और शालिग्राम ने, ध्यान रखें। उसके बाद में राजा बने थे बलवंत सिंह, दुर्गा सप्तशती का चित्रण हुआ था, ये किसने किया? छोटे राम जयपुर के थे, शालिग्राम अलवर के थे। ये पीवाईक्यूज आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, तो ध्यान रखें आप। बलवंत सिंह, दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस राजा के समय? बलवंत सिंह के समय। किस चित्रकार थे? छोटे लाल और शालिग्राम। छोटे लाल कहाँ के थे? जयपुर के। शालिग्राम कहाँ थे? अलवर के थे। विनय सिंह के साम स्वर्ण काल कहलाता है, ये अलवर चित्रकाल का। बलदेव चित्रकारी सीखी थी, विनय सिंह स्वयं ने बलदेव से चित्रकारी सीखी थी। और अलवर चित्रकाल का स्वर्ण काल कब कहलाता है? विनय सिंह के समय। मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम ने हाथी दांत पर चित्रण किए थे। मंगल सिंह के समय क्या है? मूलचंद व उदयराम ने हाथी चित्रण पर चित्रकारी की थी। उसके बाद में अलवर चित्रकार से संबंधित चित्रकार कौन थे? ये भी आरपीएससी द्वारा बार बार पूछा जा रहा है। तो डालू राम जी थे, छोटे लाल थे, नंदराम थे, जगमोहन थे, बलदेव थे, मूलचंद थे, बक्साराम थे, राम गोपाल थे, शालिग्राम थे, जमुना दास थे, राम प्रसाद थे। तो इस प्रकार ये क्या है? अलवर चित्रकला से संबंधित चित्रकार थे दोस्तों। ठीक है, इनको याद रखें वापस। ये एक बार वापस में बोल देता हूँ। राम प्रसाद थे, जमुना दास थे, मूलचंद थे, बक्साराम थे, राम गोपाल, शालिग्राम, बलदेव, जगमोहन, नंदराम, छोटे राम, डालू राम। मंगल सिंह के समय मूलचंद व उदयराम ने हाथीदांत पर चित्रण किया, ये भी पीवाईक्यूज कई बार पूछा गया है। विनय सिंह के समय स्वर्ण काल था, चित्रकाल अलवर समय। बलदेव चित्रकारी सीखी थी विनय सिंह स्वयं ने। बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण हुआ था। छोटे राम और शालिग्राम है वो दुर्गा सप्तशती का, और छोटे लाल जयपुर से थे, शालिग्राम कहाँ के थे? अलवर के थे। उसके बाद बख्तावर सिंह राजगढ़ शीश महल के भित्ति चित्रण, बलदेव शालिग्राम, प्रताप सिंह समय डालू राम के चित्रण किए थे। अलवर चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप हैं वो अच्छे से याद रखें अलवर चित्रकला से संबंधित जितने भी तथ्य हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है,
तो आप उसको है वो थोड़ा सा स्पीड वगैरह जो आपका ऑप्शन है उसको कम ही रखें तो अच्छा रहेगा। भूंगल बुर्ग क्या है? भूंगल और बुर्ग क्या है? गुर्दा नृत्य हैं, गौरी नृत्य से महिला पात्र हैं, वाद्य यंत्र हैं और गेंद से खेले जाने वाले खेल है। तो भूंगल और बुर्ज है एक सुशील वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशील वाद्य यंत्र है, भवाई जाति के लोग बजाते हैं। भवाई जाति के लोग कहाँ है? तो कि जो गुजरात के तट वाला जिला है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर, ये संबंधित जिले हैं। यहाँ भवाई जाति के लोग मतलब भवाई जनजाति और जो भवाई नृत्य करती है तो वो है। और उसमें क्या आंसर क्या हो जाएंगे? ये वाद्य यंत्र है भूंगल और बुर्ज, सुशील वाद्य यंत्र। ध्यान रखें भवाई जाति के लोग बजाते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले भूंगल बजाया जाता है। बुर्ग तो अलग है, ये भी वाद्य यंत्र है, सुशील है, लेकिन भूंगल कब बजाया जाता है? युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है। तो ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा रमत लोक नाट्य से संबंधित नहीं है? मणिलाल जी व्यास, तुलसीराम जी, सोहनलाल, तेज कवि। तो दोस्तों ऐसी बात है कि रमत लोक नाट्य बीकानेर रियासत से संबंधित है। बीकानेर और जैसलमेर में किया जाता है, जो कि पुष्करमणा ब्राह्मण है उनके द्वारा रमत लोक नाट्य बीकानेर के पाटों पर आयोजित किया जाता है। तो इससे संबंधित कौन थे? तो मनीराम जी व्यास है, इससे संबंधित है मनीराम जी व्यास है, तुलसीराम जी है, फागू महाराज है, सुआ महाराज है, तेज कवि है। रमत के मंच को क्या बोलते हैं? ये अपने पूर्व में डिस्कस किया जा सकता है। अखाड़ा बोलते हैं, खेलने वालों क्या बोलते हैं? खेलार बोलते हैं। और पुष्करमणा ब्राह्मणों के द्वारा ये रमत लोक नाट्य किया जाता है। तो इसमें क्या मणिराम जी व्यास है, तुलसीराम जी है, तेज कवि है, लेकिन सोहनलाल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोहनलाल है वो रमत लोक नाट्य से संबंधित नहीं है। ध्यान रखें तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज का भी ऑप्शन नहीं आ रखा, ये भी आ जाए तो भी ये भी सही होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो 131 नंबर है। होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुषों से निम्नलिखित में कौन सा नृत्य किया जाता है? भीलों के द्वारा गैर किया जाता है, गौरी किया जाता है, युद्ध किया जाता है, द्विचक्र किया जाता है, हाथीमना किया जाता है, घूमरा किया जाता है, नेजा किया जाता है, रमणी किया जाता है। बहुत सारे नृत्य हैं वो भीलों के द्वारा किया जाता है। उनमें से ऐसा ये पूछ रहे हैं कि होली के अवसर पर आदिवासी भील पुरुष निम्नलिखित में कौन सा नृत्य करते हैं? तो ये एक अलग प्रकार का नृत्य अपने अधिकतर पढ़ा भी नहीं है। गोसाई नृत्य। कौन सा नृत्य है? गोसाई नृत्य है, भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आप लोगों के नोट्स में एड ऑन नहीं है तो इस फैक्ट को है वो मतलब लिख लीजिए, वापस पूछा जा सकता है। तो गोसाई नृत्य भील पुरुष करते हैं, जो कि कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, जो कि अपने जो परंपरागत नोट्स चलते हैं उनमें नहीं है। नया फैक्ट है, आरपीएस पूछा है, वापस पूछा जा सकता है, इसलिए अपने नोट्सों में है वो एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में वैष्णव संप्रदाय से कौन सी पीठ राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित है? सबसे पहले सलेमाबाद में रामानंदी, निम्बारक, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। अपन को पता है कि वैष्णव संप्रदाय की सलेमाबाद में निम्बारक पीठ संबंधित है, जिसमें कौन सी है? तो जिसे क्या बोलते हैं? द्वैतवादी या हंस संप्रदाय या संकादिक संप्रदाय या नारद संप्रदाय बोलते हैं। कौन सा? नारद संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय। इन्होंने दर्शन दिया था द्वैतवादी। निम्बारक संप्रदाय निम्बारक ने दिया था। राजस्थान में संस्थापक कौन है थे? परशुराम जी थे। ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय से कौन सी पीठ राजस्थान से? निम्बारक संप्रदाय से। ठीक है, अंश संकादिक नारद संप्रदाय से संबंधित है। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, ये कई बार पूछा गया है, पहली बार पूछा नहीं है, सिंपल प्रकार का तथ्य है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। वागड़ी बोली में मूल रूप से राजस्थान में किन जिलों में बोल जाती है? वागड़ी बोली अपन को पता ही है कहाँ बोल जाती है? बांसवाड़ा और सिरोही, डूंगरपुर और सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो कि वागड़ क्षेत्र बोला जाता है, जिसे जेम्स टॉड ने इसे भीली बोली भी बोला है। तो ये भी अच्छा फैक्ट है, वागड़ी बोली मुख्य रूप से भीली बोली बोला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है वो अगला फैक्ट के बारे में बात करें। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अभी। अगला प्रश्न है, यदि बात करें अगला प्रश्न है कि भाई जो निम्नलिखित असत्य युग्मों को चयन करें। इसमें से असत्य युग्म है उनको चयन करना है। सामने पुस्तकें दे रखी है, कि गल्ला लेख पुस्तक किसकी है, और उसके बाद में दे रखी है कि भाई केशवदास की है क्या, और उसके बाद में केहर प्रकाश किसकी, बख्तावर सिंह की है क्या, और गजगुण रूपक शिवदास जी की है क्या, और डिंगल कोश मुरारीदान जी की है क्या? डिंगल कोश मुरारीदान जी की है, ये सही तथ्य है। उसके बाद में गज गुण रूपक शिवदास जी की है, शिवदास गार्डन की गज गुण रूपक पुस्तक, सही बात है। उसके बाद में ये केहर प्रकाश बख्तावर सिंह की पुस्तक है। याद रख लीजिए, ये पुस्तकें वापस पूछी जाती है पीवाईक्यूज का। ये मतलब है कि जो पुराने प्रश्नों के अंदर जो भी ऑप्शन में है, इन सारे तथ्यों को अच्छी तरीके से याद किया जाए, और ताकि मतलब जो भी अपन मतलब वापस पीवाईक्यूज के अंदर ये आरपीसी का जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट का अध्ययन किया जा सके, तथा इसमें माध्यम से अपन है वो क्या है कि जो भी उसका माइंडसेट और अपन जो भी तथ्य पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से याद किया जाए।
तो इस प्रकार जो अंदर तथ्य दे रखे हैं, इसका मतलब है कि अपन केवल आंसर ढूंढना ही नहीं होता, इसके अंदर दे रखा है वापस यही प्रश्न है वो वापस ऑप्शन के अंदर सेट किए जाएंगे। तो डिंगल कोश मोरारीदास जी की है, गजगुण रूपक शिवदास जी की है, केयर प्रकाश बख्तावर सिंह की है, और गला लेख किसकी है, शिवदास जी की है। तो गला लेख शिव और गला लेख, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ये असुमृत है, केशवदास जी की ये पुस्तक नहीं है, ये किसकी है, किशोरीदास जी की है। किसकी है, किशोरीदास जी की, किशोरीदास जी की पुस्तक है, किशोरीदास जी की, इसलिए ये पुस्तक इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, ये वापस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये अपन प्रश्न ये है वो किसका पेपर था, ये इसको डिस्कस किया है अपन। क्या है कि जुलाई 2025 से जनवरी 2025 से शुरू किए थे सारे पीवाईक्यू, जनवरी से लगा के जो डिप्टी जेलर का पेपर हुआ था जुलाई माह में, वहां तक के सारे प्रश्न पत्र अपन अच्छे से डिस्कस किए थे। जो वहां 5-6 महीनों के पेपर थे, उसमें 3 या 4 वीडियो के माध्यम से सारे पेपर डिस्कस किए थे। उसके बाद में एक लंबा गैप पड़ गया था, उसके बाद अपन वापस जुलाई 2025 के बाद में पेपर जितने भी लिए, उससे लगाकर जून 2025 तक जितने भी लगभग 12 महीनों के जितने भी पेपर है, उसको एक पीडीएफ के संकलन करके मैंने पहले नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, बिना टिक लगाए हुए थे आंसर। और उसका आंसर अभी मैं बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, आप अपना पीडीएफ निकाल सकते हो या कैसे करके इसको है वो वापस आंसर सुन सकते हो, और इसमें टिक लगाकर भी मैं शेयर कर दूंगा इसको आंसरों को, और आप है वो मतलब इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आरपीएससी का पैटर्न आपके आगामी जो जितने भी प्रश्न पत्र होंगे उसमें निश्चित रूप से फायदा देखने को मिलेगा, चाहे कितने भी कोई भी प्रश्न पत्र हो, चाहे एसआई 2021 का री एग्जाम हो, या आरएएस का प्रारंभिक परीक्षा जो दिसंबर में अंदर आयोजित किया जा रहा है वो हो, चाहे किसी भी प्रकार का जहां पर मतलब है वो आरपीएससी के द्वारा प्रश्न पत्र आयोजित किया हो, या कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से आपको पीवाईक्यू उसका फायदा देखने को मिलेगा। और अपन आप अध्ययन सामग्री का प्रमाणिकता भी जान सकते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि भाई किस प्रकार की मतलब अपनी जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है, या कितना किस प्रकार की जो संबंधित चीजें अंदर से आ रही है, तो उसमें भी आपको हेल्प देखने को मिलेगी। तो एक पेपर को अपन डिस्कस कर लिया, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफिसर का पेपर हुआ था 9वें महीने के अंदर 2025 के अंदर, उसको चर्चा कर लेते हैं। अभी उसके कैसे प्रश्न थे, उसमें पूछा है कि पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि 12 कोटड़ी निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। अपन को पता है 12 कोटड़ी संबंधित आमेर राजा से, आमेर के राजा थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने शुरू किया था अपने भाइयों को, जो कि 12 भागों में आमेर राज्य को बांट दिया था। और तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। आमेर पृथ्वी सिंह ने शुरू किया था, और राजा का नाम याद रखिए। 12 कोटड़ी किससे संबंधित है, तो आमेर से। वापस पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, पृथ्वी सिंह ने शुरुआत किया, या राजा का नाम दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिए वापस इस तथ्य को याद रखना है। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। देवनारायण जी से संबंधित तथ्य पूछा है कि देवनारायण जी संबंधित गलत कथन को अपन को है वो साटना है। सबसे पहला दिया है कि देवनारायण जी बिनाय के ठाकुरों को गायों से छुड़ाया और पैतृक गांव को पुनः बसाया। बिल्कुल बिनाय के ठाकुर थे, उनसे छुड़ाया और अपने पैतृक गांव को बसाया। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। देव जी का जन्म है वो माघ शुक्ल के पक्ष के 6ठे दिन मनाया जाता है। देव जी का जो जन्म दिन है माघ पक्ष के 6ठे दिन मनाया जाता है। अभी देखते हैं, देव जी के मंदिरों में पुजारी हमेशा विवाहित गुजर होते हैं। ठीक है, अभी देख लें। अगला चौथा तथ्य दिया है कि देव जी के कर्त्यों की प्रशंसा से भूपे देव जी की फड़ गाते हैं। तो फड़ तो अपन को पता है देव जी की भूपे गाते हैं, तो देव जी की भूपे क्या गाते हैं, फड़ गाते हैं। ये अपन लंबी फड़ है, सबसे 2 पहर फड़ गाई जाती है, राजस्थान की सबसे जंत्र वाद्य यंत्र के माध्यम से बजाई जाती है। तो ये भी तथ्य है वो चौथा क्या है, सही है। और तीसरा तथ्य दे रखा है कि देव जी गुजर हमेशा विवाहित गुजर होते हैं। ये इन्होंने क्या कर दिया, आरपीएससी वालों ने आजकल यहीं से खेल रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया, विवाहित गुजर नहीं होते, अविवाहित गुजर होते हैं। क्या होते हैं, अविवाहित। तो विवाहित की जगह क्या डाल दिया, अविवाहित डालना चाहिए था। इस प्रकार इसका आंसर असत्य पूछा तो इसका आंसर ये हो जाएगा। माइनर गलतियां करवाई जा रही है। आप जब भी पढ़े ऐसे तथ्यों को हाईलाइट करके पढ़े, और आपके जो भी अच्छी तरीके से अच्छे से याद करके पढ़े। उसके बाद देव जी का जन्मदिन माघ शुक्ल के 6ठे दिवस मनाया जाता है। ये भी आप तथ्य याद रखे, वापस पूछा जा सकता है। बिनाय के ठाकुरों को गायों से छुड़ाया, वापस ऐसा भी तथ्य एक बार आरपीएससी द्वारा पूछा गया था, गायों से छुड़ाने वाले कौन से लोग देवता थे। उसमें तेजा जी भी थे, गोगा जी भी थे, पाबू जी भी थे, देव जी भी थे। तो ध्यान रखें गायों से संबंधित ये कौन कौन से देवता थे, उसमें देव जी का नाम आए थे, क्योंकि बिनाय के ठाकुरों से गायों को छुड़ाया था। देव जी के बारे में और बातें अपन डिस्कस करें तो देव मुख्य मंदिर इनका कहाँ है, देव जी का मुख्य मंदिर देव मालेश्वरी डूंगरी असिंध भीलवाड़ा के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला पड़ता है। ये कई बार फैक्ट पूछा गया है पीवाईक्यूज के अंदर, याद रखें आपको। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला जंत्र वाद्य यंत्र के माध्यम से फड़ बजाई जाती है, सबसे लंबी इनकी फड़ है। और देवमाली ब्यावर के अंदर भी इनका मंदिर है। देवधाम जोधपुर टोंक के अंदर पड़ता है, उसके अंदर भी इनका है वो क्या है, मंदिर है। और देव डूंगरी चित्तौड़ के अंदर भी इनका देव जी का मंदिर है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
मध्यकालीन राजस्थान में पंचकुल संस्था संबंधित थी? केंद्रीय प्रशासन से, सैन्य विभाग से, स्थानीय प्रशासन से, धार्मिक संस्था से। तो मध्यकालीन राजस्थान में पंचकुल जो संबंधित संस्था थी, जो किससे संबंधित थी? स्थानीय प्रशासन से संबंधित थी, जो कि कर वसूलती थी। क्या करती थी? पंचकुल कर वसूलती थी, प्रशासनिक कार्य संभालती थी और विवादों का निपटारा करती थी। पंचकुल संबंधित, जो कि मध्यकालीन में स्थानीय प्रशासन, कर वसूलती, प्रशासनिक कार्य और विवादों से निपटारा करती थी। तो पंचकुल संस्थान किससे संबंधित थी? स्थानीय प्रशासन से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ग्रासीय जनजाति से विवाहों से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? तो ग्रासियों के लोक नृत्य कौन सा है? एक तो गोर है, एक है दूर है, एक कूद है, एक वादर है, एक मादल है, और दो लोक नृत्य ग्रासियों संबंधित और है। आपके नई नोट्स में ऐड है, तो आप लिख लीजिए, एक रायण और एक गरबा। कौन कौन से हैं? रायण और गरबा ग्रासियों के लोक नृत्य हैं, इनको आप है वो नोट्स में ऐड ऑन कीजिए, रायण और गरबा। ठीक है। और लूर नृत्य है को लूर नृत्य ग्रासियों संबंधित विवाहों से संबंधित लोक नृत्य इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर कूद होगा नहीं, वालर होगा नहीं, लूर घूमर, तो इसका हो जाएगा लूर। लूर है वो ग्रासियों में विवाहों के संबंधित मतलब नृत्य किया जाता है। वधु पक्ष के रिश्ते मांग के समय किया जाता है। वधु पक्ष, जब वधु पक्ष से रिश्ते की मांग की जाती है तब ये दो नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्न में से किसके विचारों को प्रेरित होकर गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी? नानक भील से, महात्मा गांधी से, केसरी सिंह बारट से, दयानंद सरस्वती से। संप सभा की स्थापना वैसे तो 1883 में हुई थी, लेकिन हिंदी ग्रंथ की अकादमी पुस्तक है उसके अंदर 1905 है। अभी हाल ही में राजस्थान के द्वारा प्लाटून कमांडर और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित हुआ था एग्जाम, उसमें उन्होंने 1905 माना है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से 1883 में इसकी स्थापना हुई। तो आप तथ्य को ध्यान रखें, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए। यदि 1905 वाला ऑप्शन हो तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक है उसके अंदर संप सभा की 1905 ऑप्शन माना गया है। और तो आप याद रखें 1905 और 1983 या 84 दोनों दे रखे हो तो 1905 को सही टिक करना है। और यदि 1905 का ऑप्शन नहीं हो तो 1883 संप सभा की स्थापना करनी है। संप सभा गोविंद गुरु जी के द्वारा स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भील जो जनजाति थे उसमें सामाजिक आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता थी, तथा उसमें हिंदू जो भील जनजातियां थी जो कि मतलब ईसाइयों से प्रभावित होकर है वो अलग धर्म में जा रही थी, उनको रोकने के लिए मतलब ये संस्था बनाई थी, जो कि दयानंद सरस्वती जी वैसे ही कर रहे थे। शुद्धि आंदोलन चलाने के माध्यम से जो मुस्लिम बन गए थे जो मध्यकालीन में, उनको वापस शुद्धि आंदोलन के माध्यम से हिंदू में परिवर्तन कर रहे थे। तो उनके से प्रेरित होकर, दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। तो संप सभा से संबंधित 2 फैक्ट आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला तथ्य है कि वागड़ छप्पन, वागड़ है और छप्पन, वागड़ छप्पन भीलों का लोक वाद्य जो कि विभाजित बांस के दोनों खातेदार खांचों से बना होता है वो कहलाता है। वागड़ और छप्पन यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्रों में एक ऐसा जो वाद्य यंत्र है बांस के दोनों दांतेदार खांचों से बना होता है, उस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? सबसे बोला है कि खड़ताल, खड़ताल नहीं होता है, अपन को पता है खड़ताल जो कि लोहे का बना होता है। उसके बाद में चिपिया, चिपिया नहीं होता है। और उसके बाद में कागरगच्छ और हाकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कागरगच्छ। कागरगच्छ वाद्य यंत्र है जो कि भीलों से लोक वाद्य है, विभाजित बांस के दोनों दांतेदार खांचों से बनाया जाता है। तो आप लोग याद कर दें क्योंकि वापस पूछा जा सकता है कौन सा वाद्य यंत्र है? कागरगच्छ। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, अगला 7 नंबर है, जयपुर के किस शासक के द्वारा जयपुर में स्थित तालकोटा का निर्माण करवाया गया? अपन को पता है सिटी पैलेस और जल महल झील है, उसके आसपास ये तालकोटा स्टेडियम जो तालकोटा झील है उसका निर्माण करवाया गया है। झील टाइप का है जो कि पेयजल के संबंधित बनाई गई थी। इसको बनाया था सवाई जय सिंह सेकंड है, जिन्होंने जयपुर के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कराया। जयपुर के वास्तविक संस्थापक, जयपुर में जितने भी जो गोविंद देव जी का मंदिर हो चाहे सिटी पैलेस हो, इन लोगों ने निर्माण करवाया था, जय सिंह जी ने। तो इससे इसका आंसर तालकोटा स्टेडियम की, ये तालकोटा स्टेडियम हो या तालकोटा स्टेडियम नहीं, तालकोटा जो पेयजल से संबंधित जो तालाब है जो कि जयपुर में पड़ता है, ये किसने निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। कठपुतली निर्माण मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आम का, जामुन का, आंडू का, बबूल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठपुतली खेल है वो आंडू पेड़ के से बनाई जाती है। कठपुतली है वो अंगुलियों में रस्सी के धागों से बनाई जाती है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल जो कि देवीदास सामर जी का संस्थान है जो कि इस कठपुतली खेल में मुख्य रूप से पाया जाता है। राजस्थान का मुख्य रूप से कठपुतली खेल में काफी
अच्छा योगदान है। रोमानिया में एक बार कठपुतली खेलों से संबंधित एक प्रतियोगिता हुई जिसमें राजस्थान द्वारा प्रतियोगिता जीती गई थी। आपके मेंस में ये पॉइंट लिखने में काम आ सकता है। तो कठपुतली मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग होता है? अंडू। और ये मतलब क्या होता है? तो गेम होता है जो कि धागों के माध्यम से जो गुड़ियाएं होती है उनको खिलाया जाता है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में पड़ता है। देवीलाल जी सामर इसके अध्यक्ष हैं। कठपुतली खेल के निर्माण में ये अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दरियाव जी के द्वारा किस स्थान पर पंत गद्दी स्थापित की? गुढ़ा के अंदर, फतेहपुर के अंदर, रैण के अंदर, डीडवाना के अंदर। अपन को पता है रैण, रैण जो पड़ता है जिसमें दरियाव जी का एक गद्दी स्थापना की है। और शाहपुरा, शाहपुरा के अंदर रामचरण जी, सिंहतल के अंदर हरिराम दास जी और खेड़ापा के अंदर रामदास जी। ध्यान रखें ये चीज। शाहपुर के अंदर खेड़ा रामचरण जी, सिंहतल के अंदर हरिराम दास जी, खेड़ापा के अंदर रामदास जी ने वो मतलब स्थापना की थी। तो आप लोग याद रखें इन चीजों को। और अगले अगले यदि चीज की बात करें दोस्तों, एक मिनट, टेक्निकल थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गई टेक्निकल। हाँ ठीक है, शाहपुर में रामचरण जी है, सिंहतल के अंदर हरिराम दास जी है और खेड़ापा के अंदर कौन है? रामदास जी है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को ये 3-4 चीजें कि भाई कौन कौन कहाँ पे समझते हैं। ये आरपीएससी के द्वारा बार बार पीवाईक्यू पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वर्ल्ड वार, जो कि 1914 के अंदर हुआ था, जिसमें महेंद्र प्रताप को सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? तो आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज जी है वो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। ठीक, उसके बाद अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति में भामाशाह थे। ध्यान रखना है, इन्होंने ऑप्शन साथ में दिया है। दामोदर दास राठी, दौलतमंद भंडारी। दौलतमंद राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे रह चुके हैं, तो इसका आंसर क्या है? दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप ने सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अमरचंद भाटिया ने 1857 के समय भामाशाह की सहायता की थी। जमनालाल बजाज ने जयपुर। ऐसे प्रश्न आते हैं ना, थोड़ी मिस्टेक होने की संभावना रहती है, क्योंकि अपन अमरचंद भाटिया ज्यादा पढ़ा होता है तो उसको आंसर कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि ऐसा मतलब वापस दामोदर दास राठी पहले इन्होंने आर्थिक सहायता की थी, अमरचंद भाटिया 1857 क्रांति के समय सहायता की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिंदोला किस सामाजिक संस्कार से संबंधित एक रस्म है? बिंदोला और बिंदोली ये अपन को पता ही है किससे? विवाह संबंधित संस्कार है। विवाह संबंधित संस्कार सिंपल प्रकार का प्रश्न है, तो इससे क्या है? बिंदोला किस सामाजिक संस्कार से संबंधित एक रस्म है? विवाह से संस्कार है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। भीलवाड़ा जिले में किस स्थान पर पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर स्थित है? सबसे पहले मंदाकिनी मंदिर कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर, और भीलवाड़ा जिले में मंदाकिनी मंदिर स्थित है। और उसमें शिव मंदिर भी है, 11वीं 12वीं सदी का वहां पर एक शिव मंदिर भी है। और नारी गणेश, जिसे क्या बोलते हैं, वैना में किसी मंदाकिनी कुंड भी बना हुआ है। यहाँ हजार महादेव मंदिर भी, हजारेश्वर महादेव मंदिर भी बना हुआ है, मंदाकिनी कुंड भी बना हुआ है, और शिव मंदिर 11वीं 12वीं सदी का बना हुआ है। नारी गणेश मंदिर भी बना हुआ है। बिजोलिया के अंदर, कहाँ पे है? बिजोलिया के अंदर। ध्यान रखें, भीलवाड़ा के बिजोलिया के अंदर पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध मंदाकिनी मंदिर, जो कि शिव मंदिर 11वीं 12वीं सदी का मंदिर है। नारी गणेश, नारी यानी गणेश जी को नारी के रूप में दर्शाया गया है। मंदाकिनी कुंड भी वहां स्थित है। कहां पर? छोटे छोटे 1000 शिवलिंग से बना हुआ हजार महादेव मंदिर, हजारेश्वर महादेव मंदिर भी बना हुआ है। ये कहां पे बना हुआ है? बिजोलिया के अंदर। वापस एक एक प्रश्न को या एक एक तथ्य को उठाकर पूछा जा सकता है कि भाई हजारेश्वर महादेव मंदिर कहाँ बना हुआ है, मंदाकिनी कुंड कहाँ बना हुआ है, नारी गणेश का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? तो आप याद रखें बिजोलिया के अंदर बना हुआ है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर अपन पहले किसान आंदोलन से संबंधित पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला तथ्य है कि भाई राजावटी, चौरासी व नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये राजावटी, चौरासी, नागरचोल, हाड़ौती से, मेवाती से, ढूंढानी से। तो इसका आंसर क्या है? ढूंढानी से हो जाएगी राजावटी, चौरासी, नागरचोल। नागरचोल सवाई माधोपुर में बोली जाती है। जयपुर और सवाई माधोपुर से संबंधित बोलियां हैं, जो कि सवाई माधोपुर मतलब ढूंढानी की बोली है, जयपुर और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। टोंक सवाई माधोपुर में आप मान सकते हो। चौरासी बोली है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, और राजावटी है वो पूर्वी भाग में बोली जाती है, जयपुर के पूर्वी भाग में। तो ये भी याद रखें, राजावटी क्या बोली जाती है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ऐसे भी आंसर आजकल ऑप्शन सेट किए जा रहे हैं। तो राजावटी कहाँ? पूर्व में। चौरासी कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। और नागरचोल कहाँ है? तो नागरचोल आपको पता होगा
राजस्थान के मतलब टोंक और सवाई माधोपुर नागरचौल उस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ढूंढानी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। मारवाड़ में किस त्योहार को तुर्रा पांचम के नाम से जाना जाता है? मारवाड़ के किस त्योहार को तुर्रा पांचम के नाम से जाना जाता है? तो नाग पंचमी है वो श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, ध्यान रखना है। नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो माघ शुक्ल को मनाई जाती है, माघ शुक्ल पंचमी को। ठीक है, और उसके बाद में ऋषि पंचमी और रंग पंचमी, ये तो अलग ही त्योहार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बसंत पंचमी आंसर है, जिसको दिन मारवाड़ में किस त्योहार को तुर्रा पांचम मनाई जाती है? बसंत पंचमी किस दिन आई जाती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को आई जाती है। और नाग पंचमी कब आती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को, और ये माघ शुक्ल पंचमी। तो अगला तथ्य ये याद रखिए कि बसंत पंचमी कब आती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को आती है। और इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में? तुर्रा पांचम। तो ये अच्छा प्रकार का तथ्य है, सामान्यतः पढ़ते नहीं है, अलग प्रकार का तथ्य है, इसको भी याद किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से किस दुर्ग में वर्षा जल के संचयन हेतु 52 कुंडों का निर्माण किया गया है? सिवाना किले के अंदर। सिवाना किला तो बाड़मेर के अंदर पड़ता है, जो कि मतलब इससे संबंधित नहीं है। अचलगढ़ किला कहाँ पड़ता है? अचलगढ़ महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया, सिरोही के अंदर पड़ता है। बसंतगढ़ किला कहाँ पड़ता है? ये भी सिरोही के अंदर पड़ता है। भटनेर किला जो कि भूपत भाटी के द्वारा निर्माण करवाया, ये 52 बीघा भूमि पर तैयार किया हुआ है। ऐसा भी तथ्य पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा किला जो कि 52 बीघा भूमि पर तैयार किया गया है? तो भटनेर का किला। तैमूर आक्रमण इस किले के अंदर हुआ था। 6 स्त्रियों की आकृति बनी हुई है इस किले के अंदर। कितनी? 6 स्त्रियों की आकृति 52 बीघा भूमि पर तैयार है। या 52 कुंडों का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखें, 52 कुंडों का निर्माण किस किले में किया गया? तो भटनेर के किले में। इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर भटनेर का किला आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रकार का फैक्ट है, 52 बीघा भूमि पर तैयार किया हुआ किला कौन सा है? भटनेर का किला। ठीक, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। मेवाड़ शैली में 1648 में भागवत चित्रण किसके द्वारा किया गया? मुस्तफा के द्वारा, अली राजा के द्वारा, हसन के द्वारा, शाहबदी के द्वारा। तो मेवाड़ शैली किसने किया था? शाहबदी। ध्यान रखें, मेवाड़ शैली 1648 भागवत चित्रण का चित्रकार किसने किया था? शाहबदी। शाहबदी की बातचीत करें अपन, तो शाहबदी जो चित्रकार थे वो कहां से थे? शाहबदी मेवाड़ थे। ध्यान रखें, भागवत चित्रण का शाहबदी बार बार पूछा जाता है। साथ में मतलब जयपुर का ऑप्शन भी दिया है, तो कई बार PYQ शाहबदी से संबंधित पूछे हैं, तो ध्यान रखें। हसन वगैरह ये बूंदी से थे, अली राजा रकरुद्दीन ये बीकानेर से थे। तो ध्यान रखें, शाहबदी का मेवाड़ शैली से इन्होंने कौन सा चित्र किया? भागवत पुराण। तो इसको ही वापस ये तोड़ मरोड़ के पूछेंगे कि भाई भागवत पुराण का चित्रण किसने किया था, या भागवत पुराण का चित्र किसने किया? वापस किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। तो भागवत पुराण का चित्र का शाहबदी ने किया था, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थानी भाषा में मुक्तक काव्य कौन सा है? वात है, हाल है, विगत है, या पंचक है? राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य कौन सा है? मुक्तक काव्य कौन सा है? तो ये अलग प्रकार का तथ्य है। पंचक कौन सा है? पंचक है वो राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य है। पंचक को राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य है। ये पहली बार PYQ आया है, तो आप लोग इस तथ्य को याद रखें दोस्तों। वापस पूछा जा सकता है कि पंचक है मुक्तक काव्य राजस्थानी भाषा का। ठीक है, ध्यान रखें, वापस पूछा जा सकता है। अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं। समाधि लेने की कुप्रथा रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किस राज्य के अंदर किया गया? जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। समाधि प्रथा रोकने का प्रयास जॉन लुडो के द्वारा जयपुर के अंदर जितनी भी सामाजिक कुरीतियां है उससे संबंधित जितने भी कार्य किए गए जॉन लुडो के द्वारा किए गए थे। जो जयपुर से संबंधित जो समाधि प्रथा हो गया, चाहे मतलब बाल विवाह संबंधित चीजें हो, चाहे कन्यावध से संबंधित हो, बहुत सारी चीजें पहले कन्यावध से संबंधित कोटा में किया था, और बाकी चीजें भी प्रयास किया, लेकिन जॉन लुडो ने अच्छा प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से जॉन लुडो का जो कि जयपुर से संबंधित सामाजिक कुरीतियों के प्रयास किए थे, तो समाधि लेने का प्रयास सबसे पहले प्रयास किसने किया था? जॉन लुडो ने। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर 3 हो जाएगा। 19 नंबर, बृहत्तर राजस्थान संघ के संदर्भ 1 और सूची 2 को मिलाइए। बृहत्तर राजस्थान की सूची, जो बृहत्तर राजस्थान हुआ था जिसके अंदर 4 बड़ी रियासत है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और जो कि बीकानेर और जैसलमेर रियासतें मिली थी। बृहत राजस्थान हुआ था 30 मार्च 1949 को, जिस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उससे संबंधित ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद में जयपुर के महाराजा, जयपुर के राजा क्या बने थे? तो जयपुर के राज प्रमुख जी बने थे। जयपुर के क्या बने थे? सवाई मानसिंह जी थे, ये जयपुर के राज प्रमुख बने थे। ठीक है, उसके बाद में जो कोटा और जोधपुर के क्या बने थे?
तो कोटा और जोधपुर के बने थे वरिष्ठ उपराज प्रमुख। कोटा भीम सिंह जी थे और जोधपुर के हरबंस सिंह जी थे जो कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें तो बूंदी और डूंगरपुर के क्या बने थे, तो बूंदी और डूंगरपुर के कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी थे और बूंदी के कौन थे, भीम सिंह जी थे शायद। और उदयपुर के महाराज प्रमुख, उदयपुर के क्या बने थे, राजा महाराज प्रमुख बने थे। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सेट हो। ठीक है, उदयपुर के महाराज प्रमुख बने थे भोपाल सिंह जी, अपन जानते हैं भोपाल सिंह जी को, और बाकी ये चीजें हैं वो आपस में मिल चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे नीचे यदि ऑप्शन में बढ़ाया जाए तो ऑप्शन में इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं। मध्यकालीन राजस्थान में उद्रंग शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, तो एक प्रकार का दंड है, एक प्रकार का दान है, माप की इकाई है, उपज का कर है। तो ये क्या है, उपज का कर है। एक प्रकार का उद्रंग, एक प्रकार का क्या है, मतलब उपज कर है। तो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी आ रही है आपके नोट्स में, ऊपर जो भी हाशिया बचा हुआ है उसके ऊपर लिखते रहिए। नए प्रकार के तथ्य आ रहे हैं, उन लिंकों को लिखिए, तभी आपको है वो इससे पीवाईक्यूज के फायदा मिलेगा। नहीं तो ये देखना वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। एक दिन आदमी को 2-4 दिन ज्यादा से ज्यादा याद रहता है, भूल जाता है। वापस आप नोट्स पढ़ोगे तो ऊपर लिखी हुई चीजें वापस याद आएगी, बार बार लिखोगे तभी ये चीजें याद रहेगी। नहीं तो थोड़ा मतलब ये अलग प्रकार की टर्मिनोलॉजी आजकल ऐसे अपन देखे 3-4 प्रकार की पूछी गई है, ये उद्रंग क्या होता है, उससे पहले ये 2-3 चीजें आई थी, तो आप लोग इनको याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब सेकंड ग्रेड के पेपर, अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड के पेपर हुए, उससे पूर्व 2025 के अंदर भी जो कि सितंबर अक्टूबर के अंदर, ये अब किस महीने, ये 90 महीने के अंदर पेपर आयोजित किए सेकंड ग्रेड के, वो अपन डिस्कस बाकी थे, उसको डिस्कस करते 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 अभी हाल ही में लेटेस्ट सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, यहाँ तक अपन पहुंचेंगे तो काफी सीरीज लंबी होने वाली है। 1-2 वीडियो और आएंगे, अपन सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। सारे के सारे मैंने संकलन कर लिया है, फटाफट अपन ज्यादा टाइम लाइन नहीं लगाएंगे, शुरू कर दिया है तो अब काम को निपटा के ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरू। इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश नाम के भवन है। राजस्थान का एक किला ऐसा है जिसमें 9 प्रकार के रानियों, अपनी रानियां थी, उनके लिए एक जैसे किले बनाए हुए थे। और तो उसमें कौन सा किला है, तो जूनागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, बाला किला। तो इसका आंसर दोस्तों क्या कौन सा हो जाएगा, नाहरगढ़ का किला है। जो नाहरगढ़ का किला, उस नाहरगढ़ के किले के अंदर 9 प्रकार की दासियां थी, उनसे संबंधित है वो मतलब महलों के नाम है, सूरज प्रकाश, खुशाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, बसंत प्रकाश। तो वो नाहरगढ़ किले से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर नाहरगढ़ किला हो जाएगा। मेहरानगढ़ किला जोधपुर के अंदर पड़ता है, जिसके अंदर शंभू बाण, भवानी और किलकिला बाण है, वो तोपें रखी हुई है। तो ध्यान रखें, शंभू बाण, भवानी, किलकिले तोपें किस किले के अंदर रखी हुई है, तो मेहरानगढ़ जोधपुर किले के अंदर रखी हुई है। जूनागढ़ किला बीकानेर के अंदर पड़ता है, लेकिन जूना किला है वो बाड़मेर के अंदर पड़ता है। ध्यान रखें, जूनागढ़ किला कहाँ पड़ता है, रायसिंह के द्वारा निर्माण, बीकानेर के अंदर पड़ता है। लेकिन जूना किला, केवल जूना किला कहाँ पड़ता है, बाड़मेर के अंदर पड़ता है। बाला किला अलवर के अंदर पड़ता है। बाला किला कहाँ पड़ता है, अलवर के अंदर, जिसे कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाला किला कहाँ पड़ता है, अलवर के अंदर, जिसे कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखें, ये 9 प्रकार के ऐसे भी पूछा जा सकता है, 9 प्रकार के महल कौन से किले में है, तो नाहरगढ़ के अंदर। नाम देके पूछे 9 प्रकार किले कौन से कहाँ पे है, तो भी नाहरगढ़ के अंदर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैसे अब देखो, ये चित्रकार शाहबदी का अपन ने अभी डिस्कस किया था, वापस पूछा चित्रकार शाहबदी राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है। वहां भगवत पुराण का पूछा था, यहाँ वापस अब पीवाईक्यूज का महत्व है या नहीं, वो जो कि किसमें था, प्लाटून कमांडर नहीं, सॉरी वो प्रश्न था शायद एक आरपीसी द्वारा पेपर, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर का पेपर था, उसमें पूछा हुआ। ये सेकंड ग्रेड का पूछा था। जस्ट आरपीसी का जो सेटर, माइंड सेटर होता है, उसको अच्छी तरीके से पहचाना जा सकता है, क्योंकि पीवाईक्यूज के आसपास ही घूमता है। अब उसमें अलग प्रकार का तथ्य था, इसमें अलग प्रकार का तथ्य है, लेकिन आंसर यदि पता होता तो आसानी से निकाला जा सकता था। चित्रकार शाहबदी राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है, जयपुर से, मेवाड़ से, मारवाड़ से, बूंदी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ चित्रकला से। ठीक है, और मेवाड़ चित्रकला भगवत पुराण अभी देखा था, उन्होंने किया था शाहबदी ने। जयपुर से कौन थे, तो जयपुर से ध्यान रखें, एक साहिब राम थे, कई बार पूछा हुआ है, और लालचंद ओस्ता थे। लालचंद ओस्ता और साहिब राम किस चित्रकला से संबंधित थे, जयपुर से थे। शाहबदी कहां से थे, तो ध्यान रखें, साहिब राम उधर से थे, शाहबदी व्यक्तिगत चित्र बनाए थे जो यहाँ से थे, मेवाड़ से। और निसारदीन कहां से थे, मेवाड़ से थे। ये रागमाला और अमर सिंह के समय रागमाला का चित्रण किया था। तो निसारदीन कहां से थे, मेवाड़ से थे। क्या बनाया था, रागमाला कब की थी, अमर सिंह के समय। शाहबदी कहां से थे, व्यक्तिगत चित्र बनाते थे शाहबदी। ये शाहबदी कहां से थे, मेवाड़ से थे। और जयपुर के कौन थे, साहिब राम थे।
जो लालचंद उस्तादी कहाँ के थे, जयपुर के थे। तो ये हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। दधी माता का मंदिर किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? राजस्थान के नागौर जिले के गोठ मांगलोद स्थान पर दधी माता का मेला लगता है। दधी माता गोठ मांगलोद के स्थान पर। अच्छा फैक्ट है, आसानी से याद किया जा सकता है, सब लोगों को याद होगा। तो ठीक है, दधी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित है? गोठ मांगलोद के अंदर। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। सवाई जय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। माधो सिंह सेकंड की 9 दासियों के लिए माधो सिंह सेकंड ने 9 दासियों के लिए अपना किला निर्माण, ये 9 दासियों के लिए वो अलग अलग प्रकार के महल निर्माण करवाए थे। अपने पूर्व में ऊपर डिस्कस किए, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं। पुत्र जन्म के 10वें दिन रिवाज मनाया जाता है। दसोटन, जामना, ढूंढ और झाड़ूला। झाड़ूला तो जो बच्चे के जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, जैसे यदि किसी कपल के पहला बच्चा होता है, उस पहले जो अपने देवी देवताओं के बाल रखा जाता है, सबसे पहले उसके बाल काटे नहीं जाते हैं, बाल उसके मंदिर में जाके काटा जाता है। उस बाल काटने वाले मंदिर में जाके जो प्रोसेस होता है उसे झाड़ूला बोलते हैं। ढूंढ क्या होती है? ढूंढ होती है होली के अवसर पर अपने पारिवारिक रिश्तेदारों द्वारा मतलब कुछ गिफ्ट लिए जाते हैं और कुछ कविताएं कहानियां बोली जाती है ढूंढ से संबंधित। ये मारवाड़ में प्रचलित है, बाकी जगह प्रचलित है या नहीं मैं नहीं जानता। ढूंढ जो कि होली के दिन उसी रात्रि को मनाया जाता है। नए जो बच्चा होता है उससे संबंधित ढूंढ प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। जामना क्या है? ये अलग प्रकार का तथ्य है, ये सामान्यतः अपन को नहीं आता है। दसोटन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दसोटन। पुत्र के 10वें दिन रिवाज मनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? दसोटन। याद रखें, झाड़ूला क्या होता है और ढूंढ क्या जाता है, वो भी थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित में संतों में रामानंदी संप्रदाय रेवासा पीठ के संस्थापक कौन थे? तो रेवासा पीठ के संस्थापक अग्रदास जी हो जाएंगे। ध्यान रखें, रामानंदी पीठ की संस्था कहाँ पे है? तो अग्रदास जी। और गलता जी गलता जी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो ये स्वामी कृष्णदास जी। स्वामी कृष्णदास जी गलता जी पीठ के हो जाएंगे, ध्यान रखना। और ये रामानंदी 2 पीठ है राजस्थान के अंदर। एक तो रेवासा पीठ सीकर के अंदर है जिसके अग्रदास जी है, और दूसरी पीठ जो कि गलता जी है जिसे कौन संभालते हैं? स्वामी कृष्णदास जी है। ध्यान रखें, पूछा जाता है रामानंदी पीठ की राजस्थान में कौन सी शाखा है, सीधा सीधा पूछा जाएगा रेवासा। अलग अलग शाखा नाम दे दिया जाए, कुछ समय याद रखना है रेवासा पीठ। यदि उसके संत प्रवर्तक पूछे जाए तो अग्रदास जी, यदि अपने गलता जी वाले पूछे जाए तो स्वामी कृष्णदास जी। कहाँ है रामानंदी पीठ? 2 जगह है, ध्यान रखें। ये सारी तथ्य अलग अलग प्रकार से, किसी प्रकार से प्रश्न को आप एक नजरी से नहीं देखें कि भाई ऐसा ही पूछा जाएगा, किसी प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, राजविलास ये पुस्तक कई बार पूछी गई है 2025 के अंदर। राजविलास अपने पूर्व में वीडियो डिस्कस किए, उस समय भी काफी बार चर्चा की। राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? केशवदास जी गार्डन। तेज कवि की पुस्तक स्वतंत्र बावनी है। और तेज कवि किससे थे? अपने पूर्व में पढ़े थे, तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक जो कि मतलब रम्मत लोक नाट्य से संबंधित थी, गांधी जी को सप्रेम भेंट की थी। वीरबाण की पुस्तक का नाम क्या था? राजरूपक। ध्यान रखें, वीरबाण की पुस्तक का नाम, ये वापस पीवाईक्यूज में ऑप्शन सेट कर रहे हैं, इनकी पुस्तकें पूछी जाएगी तो आप लोग अच्छे से याद कीजिए। वीरबाण की पुस्तक का नाम क्या है? राजरूपक। तेज कवि स्वतंत्र बावनी। और केशवदास गज गुण रूपक। केशवदास की पुस्तक का नाम क्या है? गज गुण रूपक। ठीक है, और राजविलास पुस्तक किसकी है? कवि मान की। ध्यान रखें, कवि मान की पुस्तक है राजविलास। पुस्तक किसकी है? कवि मान की। अच्छे से याद रखिए, ये कई बार पूछी गई है। कभी मिलान पूछा जाता है, कभी असम्मिलित पूछा जाता है, कभी एक पुस्तक दे के पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कवि मान की, मान कवि की राजविलास ग्रंथ है। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। निम्नलिखित 2 गीतों में कौन सा विवाह के अवसर पर गाया जाता है? जला, परनेत, सींटने, गोरबंद। गोरबंद क्या है कि ये एक आभूषण है, और जो आभूषण जो ऊंटों के मतलब ऊंट से संबंधित गाया जाता है। ऊंट से संबंधित जो भी मतलब कई बार जाते हैं, ऊंट से संबंधित एक आभूषण तैयार किया जाता है, वो आभूषण तैयार करते समय गोरबंद गाया जाता है। तो ये विवाह से संबंधित नहीं है। जल्ला अपन को पता है, जल्ला गाया जाता है जो कि मतलब जो दूल्हा होता है उससे संबंधित, मतलब बुरी नजर से बचने के लिए जल्ला गीत गाया जाता है। और प्रणय गीत गाया जाता है। वैसे सेठ ने गालियों भरे गीत होते हैं, आपको पता ही होंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, गोरबंद नहीं होगा। 1 2 4 कौन से ऑप्शन में? 1 2 4 इसमें 1 2 4। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 1665 में मुगलों की रानीसर लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? ये प्रश्न ऐसा है, सामान्यतः पढ़ते नहीं है, अपने नोट्सों में भी सम्मिलित नहीं है। यहाँ ऐसे कुछ आउटडेटेड फैक्ट होते हैं, अपन सामान्यतः पढ़ते नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये तथ्य कई बार पूछा गया, 3-4 बार आरपीएससी के द्वारा पूछा गया। अभी हाल ही में मई महीने के अंदर, अभी जुलाई चल रहा है, मई महीने के अंदर आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आयोजित किया गया था। उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी जो कि ए ग्रुप का पेपर था,
उसके अंदर भी यही, ये नहीं बी ग्रुप का पेपर था, उसके अंदर भी यही पूछी थी। 4-5 ये युद्ध दिए थे जो कि चंद्रसेन से संबंधित है। फिर पूछा था कौन सा जो कि मारवाड़ से संबंधित है या नहीं है। कम से कम ये 3-4 बार 2025-26 के अंदर पूछा है, तो आप लोगों को अच्छे से याद करना है। रानीसर की लड़ाई निम्न किस शासक ने लड़ी थी? महाराणा प्रताप ने, राव चंद्रसेन ने, राज सिंह ने, महाराणा सांगा ने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राव चंद्रसेन आंसर हो जाएगा। पहले कभी कभी पूछते रानीसर की लड़ाई का संबंधित है मेवाड़ से, मारवाड़ से, बीकानेर से, तो किसी प्रकार से प्रश्न को तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। आपको उसके आसपास वाले सारे सारे तथ्य याद रखना है। तो और उससे संबंधित और युद्ध है वो आपके नोट्स में ऐड कर लीजिए, नहीं लिखे हुए किसी के। तो पहला युद्ध है पांच नाड़े का युद्ध। कौन सा नाड़े का युद्ध? पांच नाड़े का युद्ध है जो कि चंद्रसेन ने लड़ा था, जोधपुर रियासत से संबंधित है। दूसरा युद्ध है कंसारों की पोल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? कंसारों की पोल का युद्ध, वो भी कहां से है? जोधपुर से संबंधित है। तीसरा युद्ध है रामपोल का युद्ध। तीसरा कौन सा युद्ध है? रामपोल का युद्ध। चौथा है रानीसर का युद्ध। चौथा रानीसर का युद्ध। पांचवा है चौकेलाव का युद्ध। पांचवा कौन सा है? चौकेलाव का युद्ध। चौथा रानीसर, तीसरा रामपोल, कंसारों की पोल, पांच नाड़े का युद्ध। ये पहले भी नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये पांचों युद्ध लिख के शेयर किए थे। उसके बाद में अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें से ये 3-4 निकाल के ऑप्शन सेट किए हुए थे। तो इन पांचों को आप अच्छी तरीके याद कीजिए। आरपीसी पूछ रही है बार बार, कोई भी पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है, वापस पूछा जा सकता है। कंसारों की पोल का युद्ध का संबंधित किस राजा से है, किस रियासत से है, तो वो भी आप लोग अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 1857 के संघर्ष में 1857 के संघर्ष में ब्रिटिश रेजिडेंस हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन में निम्नलिखित में किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो ये पूछ रहा है कि भाई कोटा के ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ, एक तो बर्टन मरा था, पॉलिटिकल एजेंट था वहां का, उसके साथ किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो उसने ऑप्शन दिया है कि भाई मैक मॉसन को मारा था क्या? नहीं, मैक मॉसन जोधपुर का पीए था, उसको नहीं मारा था। और सैडलर मारा था क्या? तो सैडलर सर्जन था। और उसके बाद में पॉलिटिकल एजेंट मैकफर्सन या निक्सन 1857 में दिल्ली से संबंधित था। और ये सैडलर था सर्जन, तो यही मरा था सैडलर। कौन मरा था? ये सैडलर मरा था। बीकानेर से ये कोटा से संबंधित था, सैडलर मरा था। और ये बर्टन के दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर भी मरे थे। तो कौन कौन मरे थे? फ्रैंक और ऑर्थर दो मरे थे। एक सैडलर था सर्जन, वो भी मरा था। और मेजर बर्टन जो पॉलिटिकल एजेंट था वो स्वयं निपट गया था। और जयदयाल और मेहराब खान ने अक्टूबर 1857 के अंदर कोटा में जन विद्रोह किया था। तो ये ध्यान रखें आप लोग। और निक्सन 1857 में, निकलसन और हडसन ये कोटा दिल्ली से संबंधित थे। पॉलिटिकल एजेंट मैकफर्सन ये अपन राजस्थान से संबंधित नहीं था। तो ध्यान रखें, सैडलर, बर्टन, फ्रैंक और ऑर्थन ये मरे थे। और सैडलर सर्जन था। जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति की थी। अक्टूबर 1857 के अंदर हुआ था। मैक मॉसन जोधपुर का पीए था। ठीक है। और एक ये सेविल क्वांटम भी शहीद हुआ था। और देवीलाल जो कि महाराजा का प्रतिनिधि था वो भी है, वो मतलब मारा गया था। सेविल क्वांटम, देवीलाल, फ्रैंक, ऑर्थर और ये सैडलर। और कौन मरे थे? फ्रैंक, ऑर्थर, सैडलर और बर्टन। और ये सेविल क्वांटम भी मारे गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल में वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा रुके। हाँ जी, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला है कि जयपुर प्रजामंडल में वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 के किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? 1939 में जयपुर प्रजामंडल में वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? गुलाब चंद चौधरी, जमनालाल बजाज, कुंदन लाल, रघुवीर हरदयाल या कुंदन लाल, जमनालाल बजाज, गुलाब चौधरी, राजकुमार हरदयाल, कुंदन लाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमनालाल जी बजाज। जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई। और जमनालाल बजाज के द्वारा ही 1939 के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो ध्यान रखें। बाकी तो आपको पता है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित नेताओं में अपन पढ़ते भी नहीं है। गुलाब चंद चौधरी का नाम नहीं पढ़ते हैं, कुंदन लाल, रघुवीर हरदयाल का नाम नहीं पढ़ते हैं, जमनालाल बजाज का ही पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। तो आप इस तथ्य से ये याद रखना है कि 1900 वापस पूछा जाएगा कि जयपुर प्रजामंडल से संबंधित वैधानिक मान्यता दिलाने के संबंधित आंदोलन कब हुआ था। तो दोबारा याद रखना है कि 1939 के अंदर है वो, मतलब इसका आंदोलन से संबंधित हुई थी। तो ध्यान रखें 1939 से संबंधित आंदोलन हुआ था। इस फैक्ट को याद रखें, तथ्य को याद रखें, वापस पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 87 नंबर,
निम्नलिखित में कौन सा चित्रित धूसर मर्दबाण संस्कृति का पूरा स्थल है? चित्रित धूसर, ये पहले भी अपने 4 या 5 बार आरपीसी के द्वारा पूछा गया, बार बार पूछा जा रहा। चित्रित धूसर मर्दबाण संबंधित राजस्थान के बेराट संस्कृति है, उससे संबंधित है। PGW कल्चर बोलते हैं चित्रित धूसर मर्दबाण। ये बार बार पूछा जा रहा है, इस तथ्य को अच्छी से याद कर लीजिए। चित्रित धूसर मर्दबाण राजस्थान के बेराट सभ्यता जो कि जयपुर के अंदर पड़ती है, उससे संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में आर्ट संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल कौन सा नहीं है? आर्ट से संबंधित कौन सा स्थल? बालातल, बागोर, गिलुंड, ओजियाना। गिलुंड सभ्यता है, बिल्कुल आर्ट संबंधित है। ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है, बालातल भी भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा से, जो कि आर्ट संस्कृति का नहीं है। आर्ट एक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, बागोर है वो मध्य पाषाणकालीन स्थित है। इस कारण से बागोर को नहीं सम्मिलित किया जाता है। बागोर भी मिस्र के नेतृत्व में, बागोर एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, इसलिए बागोर को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 नहीं, 3 नंबर नहीं होगा। बाकी तीनों बालातल, गिलुंड और ओजियाना तीनों सम्मिलित होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 90 नंबर, रजिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित है? अपन को पता है रजिल, राजगोड़, जालोर और मंडोर। तो रजिल किससे संबंधित है? मंडोर शाखा। जोधपुर से मंडोर रजिल जो गुर्जर प्रतिहारों की शाखा थी मंडोर, उससे संबंधित थे रजिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चौहान निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित नहीं थे? नाडोल में चौहान थे क्या? बिल्कुल, नाडोल में चौहानों की शाखा थी। नाडोल के अंदर चौहान शाखा थी। रणथंभौर के अंदर जो अजमेर के चौहान थे उनकी शाखा थी। गोविंद जो कि था, उन्होंने संस्थापक था। उसके बाद में मतलब ये चौहानों की जो पृथ्वीराज थर्ड था उसके ही वंशज हैं वो रणथंभौर पर इन्होंने मतलब शासन किया था। जालोर में अपन को पता है चौहानों की सोनगढ़ा शाखा थी। लोधरवा के अंदर भाटी थे। लोधरवा के अंदर क्या थे? भाटी थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लोधरवा के अंदर भाटी थे, जालोर में सोनगढ़ा थे। और ये गोविंद राज अपने कहाँ का था? रणथंभौर का संस्थापक था। तो इस प्रकार लोधरवा, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर अभियान किया था, उस समय वहां का शासक कौन था? तो कीर्तुपाल कीतु। सबसे पहले तो जालोर वाले शासकों का एक क्रम भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जालोर वाले शासकों का क्रम पूछा जाता है। अभी PSI का जो 5 तारीख को पेपर था उसके अंदर जालोर वाले शासकों का क्रम पूछा गया था। तो सबसे पहला कीतु आया था, कीर्तिपाल। उसके बाद में कौन आया था? समर सिंह आया था। तो ध्यान रखना कि जिसके लिखा हुआ नहीं वो लिख से। पहले नंबर कीर्तिपाल आया था, दूसरे नंबर समर सिंह आया था, उसके बाद तीसरे नंबर उदय सिंह आया था। तीसरे नंबर कौन आया था? उदय सिंह। चौथे नंबर कौन आया था? चौथे नंबर आया था चाचिंग देव। चाचिंग देव कौन आया था? चाचिंग देव। पांचवें नंबर कौन आया था? सामंत सिंह। छठे नंबर आया था कानड़ देव। पहले नंबर कीर्तिपाल, दूसरे नंबर समर सिंह, तीसरे नंबर कौन आया था? उदय सिंह। चौथे नंबर चाचिंग देव, पांचवें नंबर सामंत सिंह, छठे नंबर कानड़ देव। ठीक, ये तो क्रम है, क्रम भाई पूछा जाता है। राजाओं का आप ध्यान रखें, आजकल पढ़ते समय ऐसे भी ध्यान रखें कि भाई राजा कौन आया, क्रम भाई भी पूछा जा सकता है। क्रम भाई उन्हीं राजाओं का पूछा जाता है सामान्यतः जो याद नहीं होते। तो ध्यान रखें, क्रम भाई को आपको भी थोड़ा पढ़ते समय ध्यान रखेंगे तो आसानी से याद किए जा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से आराम से चीजें वो काटी जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदय सिंह है, जो कि जालोर का शासक था। इल्तुतमिश आया था उस समय, जालोर का शासक कौन था? उदय सिंह था। तो ध्यान रखना, ये पेपर भी पूछा गया, वापस पूछा जा सकता है। तो उदय सिंह जालोर इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जालोर का शासक था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या है? भील जनजाति के संदर्भ में पाल क्या? भीलों के घरों को क्या बोलते हैं? भीलों के घरों को यहाँ तो बोलते हैं कू, यहाँ बोलते हैं टापरा। तो ठीक है, भीलों के मुखिया को क्या बोलते हैं? भीलों के मुखिया को यहाँ तो पाल भी बोलते हैं, या तद भी बोलते हैं। और पूरी भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसे गमेती बोलते हैं। पूरी भील जनजाति का मुखिया होता है उसे गमेती। भील गांव का मुखिया होता है उसे पाल। ध्यान रखें, यहाँ गांव का मुखिया है और ये पूरी भील जनजाति का मुखिया है। पूरी जनजाति का मुखिया गमेती और भील गांव का मुखिया अलग अलग छोटे छोटे गांव का उसे बोलते हैं पालवी या तदवी। और भील गांव होता है उसे क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। भील गांव को क्या बोलते हैं? पाल। और भील गांव का मुखिया को बोलते हैं पालवी या तदवी। पूरी जनजाति का मुखिया बोलते हैं गमेती। भीलों के घर होते हैं उसे बोलते हैं कू या टापरा। तो ध्यान रखें, तीनों चारों फैक्ट है, वापस पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें, भीलों का गांव होता है उसे पालवी या तदवी। पूरी भूल जनजाति का मुखिया होता है उसे गमेती बोला जाता है। ठीक है, और इसका आंसर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, भील जनजाति पाल किससे संबंधित है? भीलों के गांव को पाल बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर का परबतसर व बंदेड़ा पर्ग ने जागीर प्रदान की थी? करमचंद पवार को, ठीक है, पहले ध्यान रखना है, करमचंद पवार को अजमेर, करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर और बंदेड़ा पर्ग ने
जागीरें प्रदान की थी। किसने की थी? महाराणा सांगा ने। तो राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि भाई रायमल के पुत्र थे, चारों पुत्र थे, उससे संबंधित आपसी विवाद हो रहा था। राणा सांगा है वो यहाँ से भाग के अजमेर के करमचंद पवार के पास में शरण ली, और शरण लेने के बाद में कई साल वहां रहे थे। उसके बाद में जब राणा सांगा मतलब राजा बन गए थे, तो करमचंद पवार को कौन कौन सी जागीरें रियासतें प्रदान की थी? करमचंद तो अजमेर, परबतसर और बंदेड़ा। ध्यान रखें, ये वापस यही प्रश्न पूछा जाएगा, कौन सी रियासतें दी थी? तो अजमेर, परबतसर, बंदेड़ा, प्रगनय दिए थे। तो वापस आप ये फैक्ट अच्छे से याद रखें महाराणा सांगा के संबंधित। ठीक है, वापस ये ऊपर दिए गए फैक्टों को अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, अगले तथ्य की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा के मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग किस शीर्षक में प्रस्तुत किया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा जनजातीय आंदोलन, जिसे भील भूमट आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा सबसे पहले 21 सूत्री मांग, कितने सूत्री मांग था? 21 सूत्री मांग था, जो कि अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत किया था या मेवाड़ के महाराणा के सामने प्रस्तुत किया था। उस संदेश का नाम क्या था? भील संदेश थी, भूमटरी बात थी, एक ही वचन था, मेवाड़ की पुकार था। तो उसको मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? मेवाड़ की पुकार, जिसमें कितनी मांगे थी? 21 मांगे थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इंटरव्यू नंबर है, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ, कौन सा संघ? मत्स्य संघ सबसे पहले अपन ने किया 18 मार्च 1948। एबीसीडी इसमें सम्मिलित थे। एनवी गडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसमें एक ठिकाना था, और उसके अलावा उसमें उदय भानजी राज प्रमुख थे, शोभाराम कुमावत उसका प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ किस व्यक्ति को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया? वृहत राजस्थान उससे बोलते हैं जो कि जयपुर से संबंधित बड़ी रियासत है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये सम्मिलित हो गई थी 30 मार्च 1949 को। और उसके बाद में मतलब उसमें संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, वैसे ये प्रश्न भी गलत था, क्योंकि ये इसमें पूछा है वृहत राजस्थान नहीं था, ये संयुक्त वृहत्तर राजस्थान था, जिसके अंदर शंकरदेव राज समिति की सिफारिश पर मत्स्य जो संघ था उसको सम्मिलित किया गया था। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान बोला था, जो कि 5वें चरण में सम्मिलित हुआ था। तो उसमें 5वें चरण के अंदर पहले वृहत राजस्थान था, उसके अंदर जब मत्स्य संघ मिलाया गया तो संयुक्त वृहत राजस्थान बन गया, जो कि कब हुआ था? इसकी डेट आपको याद रखनी है, 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई। ये कई बार पूछा गया था पीवाईक्यू, ध्यान रखें 15 मई 19, 5वां चरण कब हुआ था? 15 मई 1949। संयुक्त वृहत राजस्थान, जिसके अंदर वृहत राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को मिलाया गया था, जिसमें शंकरदेव राज समिति की सिफारिश पर, जिसके 2 सदस्य थे, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल जी। कौन थे? आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल जी 2 सदस्य थे। और इसमें क्या थे? बाबू शोभाराम कुमावत थे। इनको क्या कर दिया? बाबू शोभाराम कुमावत को, जो हीरालाल शास्त्री जी का मंत्रिमंडल था, उनके अंदर सम्मिलित कर लिया गया था, बाबू शोभाराम कुमावत को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ध्यान रखें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगले, लोक देवता से निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोक देवता दे रखा है, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? सबसे पहला दे रखा है कि हड़बू जी पवार थे क्या? बाबूजी राठौड़ थे, गोगाजी चौहान थे और रामदेव जी तंवर थे। बिल्कुल, रामदेव जी तंवर थे। ओंडू कश्मीर के अंदर जन्म हुआ था, रुणिचा के अंदर इनका मेला पड़ता है। इनके घोड़े का नाम क्या है? लीलो, और इनके ध्वजा का नाम नेजा है। इनके जो पुजारी होते हैं उन्हें रिखिया बोलते हैं। मेघवाल जाति के जो लोग हैं वो मतलब मुख्य रूप से पुजारी होते हैं। गोगाजी जो चौहान है, और गोगाजी चौहान है, बिल्कुल सही है। और रामदेव जी तंवर है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये भी है। और गोगाजी क्या है? जो चौहान है, गोगाजी को भगवान शंकर यानी शिव भगवान का अवतार माना जाता है। और इनके जो दुर्मेड़ी और शिष्मेड़ी, जो कि एक तो गोगामेड़ी का मंदिर है हनुमानगढ़ के अंदर, और एक है वो चूरू के अंदर भी मंदिर, मुख्य मंदिर है। पाबूजी राठौड़ थे, और ये एक अप्सरा के पेट से जन्मे थे, और जो कि पाबूजी का जन्म बिल्कुल राठौड़ थे। हड़बूजी पवार थे क्या? हड़बूजी पवार नहीं थे, हड़बूजी सांकला थे। क्या थे? हड़बूजी सांकला थे। इसका आंसर ये हो जाएगा, सुमलित नहीं है पूछा है तो सुमलित नहीं पहला हो जाएगा, पवार नहीं थे, हड़बूजी क्या थे? सांकला थे। ठीक है, ध्यान रखना। आजकल ऐसी जातियों से भी प्रश्न, वंशों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो कोई भी तथ्य अपने आउटडेटेड नहीं होता है। जो कि नोट्स, जो भी बुक आप ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जिस प्रकार का तथ्य दे रखा उसको आसानी से अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप आए वो मतलब प्रश्न को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन, बीकानेर प्रजा राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये तथ्य कई बार पूछा गया है। 1942, 1943, 1944, 1938। तो 1942 के अंदर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। कब की थी? 1942 के। किसने किया था? बाबू रघुवीर दयाल गोयल ने इसकी स्थापना की थी।
जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल के अंदर काफी सक्रिय रूप से जो कि राजाओं के या अंग्रेजों के शासन का विरोध किया था 1942 के अंदर। किसने किया था? अगला प्रश्न यही बनेगा, ध्यान रखें आप लोग। बाबू रघुवीर दयाल गोयल के अंतर्गत इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की 1942 के अंदर। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघुवीर दयाल गोयल के अनुसार 1942 में। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड का। सेकंड ग्रेड का ए ग्रुप जो कि जून 2025 में आयोजित, जून क्या जो कि 9वें महीने के अंदर, अक्टूबर में शायद हुआ होगा, अक्टूबर नवंबर के अंदर का आसपास एग्जाम हुए थे, उसके अंदर मतलब है वो ये आयोजित किए गए थे। उसका ये पहला पेपर था। अपन अब सेकंड पेपर को है वो देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बी ग्रुप वाला देख रहे हैं। अभी क्या है इसमें देखते हैं। देखें, निम्नलिखित में कौन से बाड़ोदी के मंदिर नहीं है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाड़ोदी के मंदिर कहाँ है। तो बाड़ोदी के मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। कब के मंदिर है? ध्यान रखना, 8वीं के 12वीं सदी के ये मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। कब के मंदिर है? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। 9 शैव मंदिर है। किसके मंदिर है? 9 भगवान शिव से संबंधित मंदिर है। शिव और गणेश और त्रिमूर्ति की मूर्तियां हैं। शिव की भी है, गणेश की भी है, त्रिमूर्ति की भी मंदिरियां है। और महिरकुल राजा था, उसने निर्माण करवाया, ऐसा माना जाता। किसने निर्माण करवाया? महिरकुल राजा ने इसने निर्माण करवाया था। और उसके बाद में आप याद रखें हाँ तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। तो महिरकुल राजा ने निर्माण कराया था। और इस मंदिरों को जेम्स टॉड थे, वो क्या है, इनको सक्रिय मतलब इनको मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय रह जाता है। तो इस बाड़ोदी के मंदिरों की विशेषता कौन सी नहीं थी? ठीक है, पूछा है कि भाई नारी का सुंदर अंकन था इसमें। बिल्कुल नारी का सुंदर अंकन था, ये तथ्य बिल्कुल सही है। उस दूसरा स्तंभ है कि स्तंभों पर उत्कीर्ण कला थी। लगभग जितने भी मंदिर है ऐसा तथ्य आए थे जो कि आपको कॉमन सेंस का आंसर हो कि स्तंभों पर उत्कीर्ण कला थी। तो स्तंभों पर उत्कीर्ण कला होती है जो भी मंदिर है, जो कि समतल सपाट वाले मंदिर मुख्यतः नहीं होते हैं। स्तंभों पर उत्कीर्ण कला, ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद में सादगीपूर्ण सतह थी क्या मंदिर की? बिल्कुल सादगीपूर्ण सतह थी क्या? पंचायतन शैली में थे क्या मंदिर? राजस्थान और जो कि नागर शैली की विशेषताएं, राजस्थान में जितने भी मंदिर है नागर शैली की, ये पंचायतन शैली में मंदिर बने हुए, ये भी सही है। सादगीपूर्ण सतह नहीं थी, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सादगीपूर्ण सतह नहीं है, ये ऑप्शन इसकी विशेषताएं नहीं थी। तीनों बाकी तीनों विशेषताएं थी और ये नहीं थी। चौथी तीसरे नंबर विशेषताएं सादगीपूर्ण सतह नहीं थी। तो ये याद रखें। कब के हैं? 8वीं 12वीं शताब्दी के गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। शैव मंदिर निर्माण है, 9 शैव मंदिर है। किसकी मूर्तियां हैं? किसने निर्माण कराया? किसको प्रकाश में लाया? कैसी विशेषताएं? किसी भी प्रकार का तथ्य पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। चित्रकला को किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सही है? चित्रकला के किशनगढ़ शैली के चित्रकला है उसके स्वरूप में पूछ रहे हैं प्रश्न। पूछ रहा है कि भाई कौन सा सही है? राधा और कृष्ण के रूप में सौंदर्य का चित्रण मुख्य विषय है। इसमें क्या भाई राधा और कृष्ण के रूप में सौंदर्य, बिल्कुल अपन जानते हैं। यहाँ का जो राजा था, जो अपना निहाल मतलब राजा था, उसने अपने मतलब प्रेमिका को राधा के रूप में दर्शाया था। तो बिल्कुल राधा कृष्ण के रूप में सौंदर्य का चित्रांकन का मुख्य विषय था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा, चोली और पारदर्शी आंचल था। बिल, चंबू कोट और लहंगा, चोली, पारदर्शी आंचल वे श्री आभूषण के माध्यम से दर्शाया गया था। बिल्कुल ये तथ्य भी क्या है? सही है। तीसरा था इस शैली से चित्रकार सीताराम, भवानी दास और कल्याण दास थे। बिल्कुल ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा नंबर क्या है? इस शैली से चित्र सीताराम, भवानी दास, कल्याण दास, ये सही है। और इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। ए बी सी यानी सीताराम, भवानी दास, कल्याण दास भी थे। चित्रों में पहनावा लहंगा, चोली, पारदर्शी आंचल भी थे। राधा कृष्ण के रूप में सौंदर्य चित्रकरण मुख्य विशेषताएं थी। और इससे संबंधित और भी चित्रकार थे, नानकराम, सूरध्वज, मूवराज, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम, लालरी दास और निहाल चंद अपन जानते ही है। तो कौन कौन से? सीताराम, भवानी दास, कल्याण दास। सीताराम, भवानी दास, कल्याण दास, नानकराम, सूरध्वज, मूवराज, बदन सिंह, रामनाथ और स्वाईराम और लालरी दास। याद रखें किससे संबंधित है? ये आजकल आउटडेटेड वाले अपन पीछे जो तथ्य होते हैं उनको ये आरपीसी वाले पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखें ऐसे तथ्यों को अच्छे से याद रखना है। मुख्यतः यही पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखें थोड़ा सा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। होली के अवसर पर नाण का आयोजन कहाँ किया जाता था? भिनाय के अंदर, सागोद के अंदर, महावीर जी और ब्यावर। ब्यावर के अंदर, जो ब्यावर अजमेर में पड़ता है, बादशाह की सवारी निकाली जाती थी। वर्तमान ब्यावर जिला भी है, तो बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती थी? ब्यावर के अंदर। महावीर जी के अंदर का क्या होता है? महावीर जी के अंदर होता है लठमार होली। महावीर जी के अंदर का होता है लठमार होली।
और बाड़मेर में होता है पत्थर मारोली, बाड़मेर के अंदर पत्थर मारोली, महावीर जी करौली में लठ मारोली, सांगोद कोटा में, सांगोद जो कोटा है वहां होता है नाहन की झांकियां। क्या होता है? नाहन की झांकियां कहाँ होता है? सांगोद कोटा के अंदर। बिनाए में क्या होता है? कोड़ा मार होली होता है बिनाए में। तो इसने ऑप्शन एक जैसे जो होली वाले सारे सारे ऑप्शन दे दिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। तो आप लोगों को याद रखना है, बिनाए के अंदर कोड़ा मार होली, ब्यावर के अंदर बादशाह की सवारी, महावीर के अंदर लठ मार होली, बाड़मेर के अंदर पत्थर मार होली, सांगोद में नाहन की झांकी का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। रामानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनिए। संत पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे। ये पूछ रहे हैं कि संत पीपा है, पीपा बिल्कुल अपन जानते हैं, पीपा की गुफा है वो मतलब झालावाड़ के अंदर है। पीपा का मुख्य मंदिर समदरी बाड़मेर के अंदर है। दर्जी समाज के मुख्य देवता है पीपा। बिल्कुल राइट बात है, पीपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान में आए थे। ये बात बिल्कुल सही बात है, सही विकल्प पूछ रहा है। रामानंद का प्रभाव राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, ये गलत बात है। दिखाई देता है राजस्थान में प्रभाव, जैसे कि भाई संत पीपा थे और भी वल्लभ संप्रदाय से थे। रामानंद के बहुत सारे चेले थे जो कि राजस्थान से संबंधित थे, तो रामानंद का प्रभाव राजस्थान में मुख्य रूप से दिखाई देता है। लेकिन ये इन्होंने बोला कि नहीं दिखाई देता, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। जैसलमेर में लोक संगीत की प्रमुख में कौन सी ख्याल गाया जाता है? महेंद्रारी ख्याल, हेला ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, कुचामणी ख्याल। तो हेला ख्याल वो लाल सोट दोसा के अंदर गाई जाती है, लंबी राग में गाई जाती है, इसलिए बोलते हैं हेला ख्याल। ठीक है, कुचामणी ख्याल, कुचामण के अंदर नागौर के अंदर लच्छी राम और उगमराज कौन है? कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन है? लच्छी राम जी और उगमराज जी है। महेंद्रारी ख्याल कहाँ की है? ये है जैसलमेर की। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला आंसर हो जाएगा। जैसलमेर पूछिए, महेंद्र मुमल वही है, कहानी भी महेंद्रा की ख्याल जैसलमेर में। तुर्रा कलंग की ख्याल का तुकनगीर और शाहली। हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति पर झालावाड़ के अंदर मनाई जाती है तुर्रा कलंगी। हेला खाल ल्याल सोट दोसा के अंदर। कुचामनी खाल लच्छी राम जी उगम राम जी कुचामन के अंदर। महेंद्रा मुमलरी ख्याल यानी यहाँ महेंद्रा की ख्याल कहाँ मनाई जाती है? जैसलमेर के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वापस पुस्तकें दी है और इसमें एक युग सुमिलित नहीं, कौन सा पूछा है? पूछा है कि भाई राजविलास कवि मान की है क्या? राजविलास कवि मान की, ये वापस भी पूछी गई है। अभी अपन डिस्कस किया था पूर्व में, ये वापस पूछ ली गई है। बार बार कई बार पूछी गई कवि मान की राजविलास। बुद्धविलास बख्तावर शाह की है कि क्या? बुद्धविलास बख्तावर शाह की, बिल्कुल। राजविलास कवि मान की है, बुद्धविलास बख्तावर शाह की है, बिल्कुल बात है। विजय विलास बिशन सिंह बारट की है क्या? विजय विलास बिशन सिंह बारट की, ये भी सही है। और भीम विलास कवि जादूनाथ की है क्या? भीम विलास कवि जादूनाथ की है क्या? नहीं। ये इसका ऑप्शन आंसर ये हो जाएगा, भीम विलास शंकर देव राय की रचना है। किसकी है? शंकर देव राव की भीम रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वैसे पॉलिटी का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प कीजिए। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया था, बिल्कुल। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड, जिसके साथ कौन थे? वीएस सिंधे भी थे। वीएस सिंधे, बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया था। गिलुंड को मोड़िया मगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? गिलुंड को मोड़िया मगरी के नाम से जाना जाता है। और गिलुंड के अंदर क्या है? पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो याद रखना, गिलुंड की सभ्यता की खोज किसने की? वीएस सिंधे ने। और गिलुंड सभ्यता के बारे में क्या है? वीएस सिंधे और बीबी लाल। पक्की ईंटों का प्रयोग का